Hello student, in this video we will study about the Human Genome Project. And Human Genome Project launched in or started in 1990 and it is considered as mega project. So the very first thing कि why the scientist thought to find out the total human genome. सबसे पहले बेटा हम लोगों ने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में ही ये पढ़ा था कि हाउ द प्रोटीन सिंथेसिस आकर हाउ प्रोटीन सिंथेसिस आकर और प्रोटीन सिंथेसिस में हमने ये पढ़ा था बेटा कि जो जेनेटिक कोड होते हैं तो अ सिंगल कोडोन कोड फॉर वन पर्टिकुलर अमीनो एसिड, एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए एक कोडोन कोड करता है एंड ऑल दिस कोडोन अल्टीमेटली प्रेजेंट इन द सीक्वेंस एंड फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड. उन कोडोन से क्या बनता है बेटा? पॉलीपेप्टाइड. हम सिंपली ये कह सकते हैं कि हमें ये पता है कि द जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म किसके अंदर प्रेजेंट है बेटा? प्रेजेंट इन द डीएनए. किसी भी डीएनए का जो जेनेटिक मेकअप है वो किस में प्रेजेंट है? डीएनए में प्रेजेंट है. सेकेंड थिंग, तो हम ये कह सकते हैं ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन डीएनए. ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट कि सारी तो इन्फॉर्मेशन डीएनए में प्रेजेंट है. सेकेंड पॉइंट आता है बेटा कि ऑल इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट जेनेटिक मेकअप. सभी इंडिविजुअल का जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है. ठीक है. अब नेक्स्ट चीज हम लोगों ने ये भी देखा बेटा कि किस तरह से कोडोन जो होते हैं दे कोड फॉर अमीनो एसिड एंड अल्टीमेटली दैट सिंथेसाइज प्रोटीन. नाउ वन मोर डिस्कवरी दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी. इन बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर वी स्टडीड कि हाउ द स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट डीएनए. एक स्मॉल सेगमेंट डीएनए का किस तरह से हम होस्ट डीएनए में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं. तो सिंपली हम कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग इन दोनों ने क्या करा बेटा? इन्होंने ये पॉसिबल किया कि वी कैन आइसोलेट द डीएनए सेगमेंट. हम डीएनए सेगमेंट को क्या कर सकते हैं बेटा? आइसोलेट कर सकते हैं. फिर उसकी क्या कर सकते हैं? उसकी क्लोनिंग कर सकते हैं. क्लोनिंग करने के बाद में उसको होस्ट में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, है ना, इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट. और फिर उस होस्ट में उसकी फर्दर क्लोनिंग हो सकती है. ये हम लोगों ने पढ़ा बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू वी कैन इंट्रोड्यूस्ड एनी ऑफ द डिजायर्ड सेगमेंट इनटू द एनी ऑफ द होस्ट बॉडी. ओके, दैट्स व्हाई इन 1990 द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड. तो लॉन्च कब हुआ बेटा? 1990 में. सबसे पहले चीज आता है कि इट इज कॉल्ड एज मेगा प्रोजेक्ट. तो द वेरी फर्स्ट थिंग व्हाई इट इज कंसिडर एज मेगा प्रोजेक्ट. इसको मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहा जाता है बेटा? इसको मेगा प्रोजेक्ट इसलिए कहा जाता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट, कि इन दिस प्रोजेक्ट द मेन एम क्या था बेटा? मेन एम टू sequence each and every
बेस इन ह्यूमन जीनोम, यानी ह्यूमन जीनोम में जितने भी बेसिस थे उन सब की सीक्वेंसिंग करनी, उन सब को फाइंड आउट करना। और जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ उस टाइम एक अप्रॉक्सीमेट, मतलब दे जस्ट एस्टिमेटेड नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, तो एट दैट टाइम इट वाज एस्टिमेटेड दैट देयर आर approximately 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर। कितना माना गया था कि 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स प्रेजेंट है। तो जब इन सब बेस पेयर्स की उनको सीक्वेंसिंग करनी थी तो इसलिए इसको मेगा प्रोजेक्ट माना गया था। सेकेंड, द कॉस्ट ऑफ सीक्वेंसिंग ऑफ सिंगल बेस, एक सिंगल बेस की सीक्वेंसिंग का कॉस्ट जो है बेटा, मतलब बेस पेयर, सिंगल बेस पेयर की सीक्वेंसिंग का कॉस्ट, तो यानी कि $3 हम कह सकते हैं, $3 पर बेस पेयर। $3 पर बेस पेयर के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो इसकी कॉस्ट जो आती है वो अप्रॉक्सीमेटली आती है बेटा $9 बिलियन। $9 बिलियन बहुत लार्ज अमाउंट है। इट इज़ लार्जर अमाउंट, यानी कि यूएस की टोटल जीडीपी के इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब टोटल जीडीपी के इक्विवेलेंट है, यानी कि इट रिक्वायर्ड अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर द सीक्वेंसिंग ऑफ दीज बेस पेयर। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट कि इसे मेगा प्रोजेक्ट क्यों माना जाता है बेटा, तो थर्ड पॉइंट इज दैट कि अगर हम इन सारे 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स जो एस्टिमेटेड थे, ऐसा सोचा गया था, निकले इतने नहीं बेटा, लेकिन इतना एस्टिमेट था, तो उसके लिए ये कहा गया कि अगर इन सीक्वेंस को स्टोर करा जाए तो इफ़ these sequences has to be stored, तो अगर स्टोर करना है तो उसके लिए, और स्टोर्ड किस फॉर्म में, इन टाइप्ड बुक। अगर हम बुक्स में उनको टाइप करके स्टोर करें तो उस टाइप्ड बुक में कितना आएगा बेटा, तो सिंपली if it stored in टाइप्ड बुक, अगर टाइप्ड बुक में हम इसको स्टोर करते हैं तो हाउ मच बुक्स दे आर रिक्वायर्ड, और टाइप बुक में कर रहे हैं बेटा, और सबसे फर्स्ट चीज़ है कि ईच पेज, अगर उस बुक की एक पेज पर, हर पेज पर अराउंड हम लिखें 1000 लेटर्स, मतलब 1000 अल्फ़ाबेट्स अगर उस बुक की पेज पे आए तो, ठीक है, ईच पेज में 1000 लेटर, और ईच बुक कंटेन 1000 पेजेस, तो भी हमें 3300 सच बुक्स आर रिक्वायर्ड। अंडरस्टैंड बेटा, मतलब ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि अगर हम जितने भी बेस पेयर्स हैं उन बेस पेयर्स के सीक्वेंस को किसी नोटबुक में लिखना चालू करें, टाइप फॉर्म में लिखना चालू करें, और अगर हम कोई बुक लें, ऐसी बुक जिसमें 1000 पेजेस हैं, 1000 पेजेस हैं, और उसके हर पेज पर हम 1000 लेटर्स लिख रहे हैं, तो ऐसी हमको करीब 3300 बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी। यानी द इंफॉर्मेशन इज़ वेरी वास्ट, बहुत ज़्यादा वास्ट हो गई बेटा। 3300 बुक्स में पूरी लाइब्रेरी भर जाएगी केवल इसी से। अब सबसे पहले चीज़ है, चलो लिख लिया डाटा तो लगा दी बुक्स में। अब अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट एनी ऑफ द जीन, कि इस जीन के अंदर कौन कौन से सीक्वेंसेस है,
तो हाउ वी रिट्रीव देम, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई, कैसे निकालेंगे ये कौन सी बुक के कौन से पेज पर क्या इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, किस जीन के बारे में इन्फॉर्मेशन, यानी रिट्रीवल ऑफ द डाटा इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये सब चीज़ें, ये इतना डिफ़िकल्ट था कि ये सिंगल ह्यूमन बीइंग के लिए, या अगर हम ये कहें ह्यूमन बीइंग के लिए, ये पॉसिबल नहीं था। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के साथ साथ एक न्यू ब्रांच ऑफ साइंस हैज़ बीन डेवलप्ड। तो हम सिंपली कहते हैं a new branch of science, that is बायोइन्फॉर्मेटिक्स। ये साइंस डेवलप हुई बेटा, अ न्यू ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज बायोइन्फॉर्मेटिक्स डेवलप। अब ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या करता है बेटा, ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या करेगा बच्चे, जो ये इनॉर्मस डाटा है, इनॉर्मस मतलब बहुत ज़्यादा, इस इनॉर्मस डाटा को सिंपली वो वेरी हाई कंप्यूटेशनल डिवाइसेस हम यूज़ करेंगे बेटा फॉर डाटा स्टोरेज। उस डाटा को अगर हमें स्टोर करना है तो हम बहुत हाई कंप्यूटेशनल डिवाइसेस यूज़ करेंगे, और वो वाली कंप्यूटेशनल डिवाइसेस यूज़ करेंगे जो डाटा को स्टोर करे, उसे रिट्रीव करे, रिट्रीव मतलब वॉट एवर वी रिक्वायर्ड उसको वापस से निकाल के दे हमें, एंड एनालाइज। एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको इसका एग्जांपल बताती हूँ। जैसे आप लोगों के पास लैपटॉप होता है या मोबाइल होता है, अब मोबाइल पे डेली आप लोगों के कितने सारे मैसेजेस आते हैं, कितने सारे फ़ोटोज़ आती हैं, पिक्स आती हैं, गूगल पे भी आपके गूगल क्लाउड पर भी आपकी बहुत सारी पिक्स रहती हैं। लेकिन अगर आप किसी एक बंदे की पिक डाल के और उसे सर्च करो तो उस बंदे की सब पिक्स, मतलब मोस्ट ऑफ द पिक्स वो उसमें दिखा देते हैं टू आइडेंटिफाई। तो वो क्या हुआ बेटा, रिट्रीव करना। अगर हमने कोई जैसे टीचर्स आप लोगों को यूजुअली नोट्स भेजती हैं, स्कैन करके भेजती हैं, पीडीएफ में भेजती हैं, जेपीजे में भेजती हैं। अब अगर आपको वो उसको रिट्रीव करना है तो आप लोग क्या करते हो बेटा, एक सिंपल सा तरीका होता है, मोबाइल पे जाते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में आया हुआ है तो व्हाट्सएप ग्रुप में जाके उस ग्रुप में डॉक्यूमेंट्स पर जाते हो, और डॉक्यूमेंट्स को जैसे ही ओपन करते हो वो सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा देता है। तो दिस इज़ द वे ऑफ रिट्रीवल द डाटा, कि डाटा को कैसे रिट्रीव किया जाता है, कैसे निकाला जाता है दोबारा से। नहीं तो आप ये सोचो कि अगर सबका हम एक पर्टिकुलर, अगर हमें ये पता है कि ये इस ग्रुप पे मैसेज आया था तो हम केवल उसी ग्रुप के पे जाके डाटा देखेंगे। अगर हमें ये, और कई बार तो क्या होता है, सर्च करने के लिए यू जस्ट हैव टू टाइप 2 और 3 अल्फ़ाबेट्स, उस वर्ड से रिलेटेड 2-3 अल्फ़ाबेट्स को फीड करते ही वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। तो दिस इज़ अबाउट द कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स में ये डेवलप किया गया कि जो इनॉर्मस डाटा है उसके लिए वेरी हाई कंप्यूटेशनल डिवाइसेस हैज़ बीन मेड, जो डाटा को स्टोर करती हैं, रिट्रीव करती हैं और एनालाइज करती हैं। ठीक है, तो ये इसके साथ में रैपिड डेवलपमेंट हुआ किसका बेटा, बायोइन्फॉर्मेटिक्स का। नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज द गोल ऑफ HGP, यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पर काम करते वक्त मेन मोटो क्या था, मेन गोल क्या था। तो सबसे फर्स्ट गोल, जैसे हम कहें कि द इम्पॉर्टेंट गोल्स, देयर आर मैनी गोल्स बट द मेन इम्पॉर्टेंट गोल्स आर, द वेरी फर्स्ट गोल इज टू आइडेंटिफाई ऑल द अप्रॉक्सीमेट, हम कह सकते हैं 20,000 to 25,000 genes in human DNA, यानी ह्यूमन डीएनए में 20,000 से लेके 25,000 जीन्स को आइडेंटिफाई करने का गोल था। सेकंड गोल क्या था बेटा,
सेकेंड गोल था टू डिटरमाइन द सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब कि जीन्स के अंदर किस तरह से जेनेटिक कोड प्रेजेंट है, ठीक है। तो द सीक्वेंस ऑफ, और ये माना जाता है कि कितने बिलियन थे बेटा, 3 बिलियन बेस पेयर्स। यही एस्टिमेट करके चले थे ना, 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स। तो उन सभी बेस पेयर्स की सीक्वेंसिंग करनी, दैट इज द 3 बिलियन सीक्वेंसिंग करना। थर्ड गोल क्या था बेटा, अब जब सीक्वेंसिंग हो गई, अगर हो जाती है तो उसके बाद नेक्स्ट गोल क्या था, टू स्टोर इट इन द डाटा, यानी इस डाटा को क्या करना, स्टोर करना। तो नेक्स्ट हो जाता है स्टोर द इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस, डाटाबेस में उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना। नेक्स्ट फोर्थ, अब स्टोर तो कर लिया, रिट्रीव कैसे करेंगे बेटा, एनालाइज कैसे करेंगे, तो उसके लिए टूल्स, इम्प्रूव्ड टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस। यानी इधर बायोलॉजी का काम चल रहा है, सीक्वेंसिंग का काम चल रहा है कि हाउ टू आइडेंटिफाई, इधर साइमल्टेनियसली ये चल रहा है कि ये जो डाटा है इसको हम किस तरह से स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटेशनल डिवाइसेस यानी कंप्यूटर्स में, और किस तरह से उसको रिट्रीव कर सकते हैं, उसके लिए सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, उसके लिए डिवाइसेस बन रही है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक नई ब्रांच चल रही है। तो वही गोल था कि जब ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है तो उसके साथ में इम्प्रूव टूल्स भी हम डेवलप करें फॉर डाटा एनालिसिस। ओके, नेक्स्ट गोल क्या है बेटा, कि अब इन जो डाटा हमें मिला, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली, उसको हम दूसरे सेक्टर्स में यूज कर सकें। तो सेकेंड आता है दैट इज द ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी। Transfer related technology to other sectors such as industries, कि इंडस्ट्रीज को ये डाटा ट्रांसफ़र कर दिया जाए। जैसे एक सिंपल सी चीज़ है, इसी के थ्रू हम लोग ये भी सिंपली होता है कि इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन डेवलप हुआ बेटा। नाउअडेज वेरियस टाइप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में डिफरेंट टाइप के वैक्सीन्स विद डिफरेंट मेडिसिन्स कैन बी डेवलप ड्यू टू द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, क्योंकि सीक्वेंस पता है तो उससे हम यूज़ कर सकते हैं। एंड सिक्स्थ वन इज द टू एड्रेस द एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज। एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज, उनको एड्रेस करना जो अराइज हो सकते हैं इस प्रोजेक्ट से, विच में अराइजेस फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। बेटा कोई प्रोजेक्ट होता है तो उसके एडवांटेजेस होते हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। उसके अगेंस्ट कुछ लोग सपोर्ट में होते हैं तो कुछ उसके अपोजिशन में भी होते हैं। तो यहाँ पे कोई एथिकल इशू नहीं अराइज हो जाए, या लीगल इशू नहीं अराइज हो, या कोई सोशल इशू अराइज नहीं हो जाए, तो उसके लिए भी किस तरह से उन्हें एड्रेस करना है, किस तरह उनसे निपटना है, वो भी गोल था HGP का। तो दीज आर द गोल। अब यूजुअली इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने असाइन किए 13 ईयर्स। 13 years assigned for HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने 13 years का असाइनमेंट किया कि 13 years में हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। सेकेंड थिंग, इसको स्टार्ट किसने किया बेटा, तो जो सबसे फर्स्ट स्टार्ट किया था दैट इज द US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी and the National
इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने सबसे फर्स्ट ये इनिशिएट किया। किसने इनिशिएट किया बेटा? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ठीक है, अर्ली ईयर्स में, यानी जब शुरुआत किया इसमें, तो उसके बाद में वेरियस अदर यूनिवर्सिटीज़ एंड वेरियस अदर इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो टुक पार्ट इन दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो उसमें फिर बेटा ऐड हुए कौन? वेलकम ग्रुप, ठीक है, वेलकम ट्रस्ट, जो यूके का था, यूनाइटेड किंगडम का, है ना। तो यूनाइटेड किंगडम का वो भी एक मेजर पार्टनर बन गया। इसके अलावा इसी चीज़ पर, यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पर, देन मैनी अदर कंट्रीज एंड देयर यूनिवर्सिटीज ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दैट। तो उसके बाद में जो एडिशनल कंट्रीब्यूशन हुआ, वो एडिशनल कंट्रीब्यूशन किस किस ने किया बेटा? जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना एंड मैनी अदर कंट्रीज। ठीक है, एंड दिस प्रोजेक्ट 13 ईयर्स का था। स्टार्ट कब हुआ था बेटा? 1990 में। कितना लॉन्ग बताया? 13 ईयर्स। तो कब कंप्लीट होना चाहिए था? 2003 में। 2003 में कंप्लीट होना चाहिए था, बट एक्चुअली इसकी जो अनाउंसमेंट हुई कंप्लीशन की, वो कंप्लीशन की अनाउंसमेंट हो गई थी फरवरी 2001 में। फरवरी 2001 में, जिसमें ये कहा था कि 99.9% ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, केवल 0.1% रह गया था। और वो 0.1% कंप्लीट करने में 2001 में हो गया था। दे टुक 5 लॉन्ग ईयर्स, यानी जो लास्ट कंप्लीट हुआ वो कंप्लीट हुआ बेटा 2006 में। और वो 2006 यानी जब 99.9% कर लिया था, तो सबसे लास्ट जो जीनोम डिस्कवर हुआ था वो हुआ था बेटा क्रोमोसोम नंबर 1। क्रोमोसोम नंबर 1। तो द क्रोमोसोम नंबर 1 ऑफ द ह्यूमन बीइंग वाज द लास्ट क्रोमोसोम जिसकी सीक्वेंसिंग की गई। तो आज हमने इस वीडियो में, इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ा बेटा? सबसे फर्स्ट एक बार मैं इसको रिव्यू करती हूँ। सबसे फर्स्ट कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक मेगा प्रोजेक्ट है जो 1990 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट थिंग आता है कि क्यों लोगों ने सोचा, यानी वाई द साइंटिस्ट दे थॉट टू डू द सीक्वेंसिंग ऑफ द ह्यूमन जीनोम। तो उनके अकॉर्डिंग दे ऑल नो एंड वी ऑल्सो नो दैट ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन आर प्रेजेंट इन द DNA, और different individuals are having the different DNA. Second more thing, due to the biotechnology and the genetic engineering, now we are able, मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1990 में जब स्टार्ट हुआ, उससे पहले हमने पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी। 1971 में सबसे पहले रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डिस्कवर हो गए थे बेटा। तो उसकी वजह से नाउ द साइंटिस्ट वर एबल टू आइसोलेट द DNA सेगमेंट। वो उसकी क्लोनिंग भी कर सकते हैं, वो उसकी कॉपिंग कर सकते हैं, होस्ट में इंट्रोड्यूस कर सकते थे। दैट्स वाई दे थॉट फॉर द सीक्वेंसिंग ऑफ द बेस पेयर्स। अब आता है वाई इट इज़ कंसिडर एज मेगा प्रोजेक्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो द वेरी फर्स्ट आंसर कि इट इज़ कंसिडर एज द मेगा प्रोजेक्ट बिकॉज इट वॉज एस्टिमेटेड दैट देयर वर अराउंड 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स, यानी 3 बिलियन बेस पेयर्स प्रेजेंट है। और हर बेस पेयर की सीक्वेंसिंग करने का कॉस्ट कितना आता है? $3 पर बेस पेयर। तो $3 पर बेस पेयर के अकॉर्डिंग अगर हमें 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स की सीक्वेंसिंग करनी पड़ी, तो हाउ मच इट कॉस्ट, कितना पैसा लगेगा बेटा? दैट इज़ अराउंड $9 बिलियन। $9 बिलियन लगते हैं।
और सेकेंड थिंग, अगर हम इन सारे यानी कि जो 3 बिलियन बेस पेयर्स हैं, उन बेस पेयर्स को इफ़ वी हैव टू राइट इट डाउन इन अ बुक, तो अगर हम एक बुक में राइट डाउन करने लगें, और जैसे सपोज ये एक पेज है और इस पेज पर हम लोग 1000 अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हैं, तो ईच पेज पर अगर हम 1000 लेटर्स लिख सकते हैं, तो ऐसे ऐसे 1000 पेजेस की एक बुक बनेगी। एक बुक हम 1000 पेजेस की बनाए तो भी हमें वी रिक्वायर 3300 बुक्स। अब इतनी सारी बुक्स में डाटा हमने लिख दिया, ओके, नाउ हाउ वी रिट्रीव द डाटा। तो उसके लिए अ न्यू ब्रांच ऑफ साइंस हैज़ बीन डेवलप्ड, दैट इज़ द बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जिसके अंदर वेरियस हाई कंप्यूटेशनल डिवाइसेस हैज़ बीन डेवलप्ड, और वो डिवाइसेस कैन स्टोर द डाटा, कैन रिट्रीव एंड कैन एनालाइज द डाटा। एक ह्यूमन बीइंग का डाटा की बात कर रहे थे जो 3300 बुक्स में है। अगर मेरा डाटा और आपका डाटा दोनों में कंपैरिजन करा जाए तो हम बुक्स में कितनी चीज़ें रीड करेंगे, कि कितने वर्ड्स रीड करेंगे, कहाँ पे डिफरेंस है। तो वो जो एनालाइज करने का काम है वो कौन करेगा बेटा? कंप्यूटेशनल डिवाइसेस। नेक्स्ट आता है कि गोल क्या था बेटा? तो मेन गोल तो थे कि टू आइडेंटिफाई जितने भी जीन्स हैं, बेस पेयर्स आर डिफरेंट थिंग, जीन्स आर डिफरेंट थिंग, तो ऐसा एस्टिमेट करा जाता है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर 20,000 से लेके 25,000 जीन्स हैं। तो ऐसा माना गया था कि उन 20,000 से लेके 25,000 जीन्स सबको ही आइडेंटिफाई किया जाएगा, और जितने भी सीक्वेंस हैं यानी 3 बिलियन एस्टिमेटेड सीक्वेंस लेके चले थे, उन सबकी सीक्वेंसिंग को डिटरमाइन किया जाएगा। फिर उन इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाएगा एज अ डाटाबेस। फिर उसका एनालिसिस करने के लिए टूल्स डेवलप किए जाएंगे। नाउ जो ये डाटा एनालिसिस हो गया, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम डिफरेंट सेक्टर्स में पास ऑन कर सकते हैं, सच एज इंडस्ट्रीज, एंड साइमल्टेनियसली इट इज़ मेड दैट कि इफ़ एनी एथिकल, लीगल और सोशल इशू अराइजेज, तो हाउ दे हैव टू एड्रेस मतलब हाउ दे हैव टू टेकल दोज इशूज़, ये सब चीज़ें की गई। कितने ईयर्स दिए गए बेटा? 13 ईयर्स। स्टार्ट हुआ था 1990 में, तो एंड होगा 2003 में। स्टार्ट किसने किया था बेटा? तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट ने ये स्टार्ट किया था। उसके साथ साथ डिफरेंट कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ ने उसमें पार्टिसिपेट किया, लाइक जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, एंड दिस इज़ कम्प्लीटली अ पब्लिक फंडेड, गवर्नमेंट फंडिंग नहीं था बेटा, पब्लिक फंड से ही ये किया गया, और 2003 में कंप्लीट होना था। बट एज आई टोल्ड यू, दे जस्ट सेड कि इट इज़ completed in 2001 only, 99.9%, but 1% took 5 long years, and after completing the sequencing of chromosome number 1 in 2006, the Human Genome Project was completed. Thank you.